Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel, and I am your friend Advocate Lakshya Chaudhary. And today we will continue our discussion on Constitution of India. And our today's topic is Historical Background of Indian Constitution Part 3. और इसको पढ़ने वाले हैं हम. हमारी हेडिंग रहेगी द क्राउन रूल दैट इज़ फ्रॉम 1858 टू 1947. और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज इसी वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं आपको हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं टोटल कंपनी रूल को. मैंने ये स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज़ को बताया था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम दो हेडिंग्स के अंडर में पढ़ेंगे. पहली हेडिंग थी कंपनी रूल एंड सेकंड इज क्राउन रूल, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं. तो कंपनी रूल में सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. उसके बाद हमने इसमें पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. और फिर कवर किया हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833. और उसके बाद हमने किया इसी में चार्टर एक्ट ऑफ 1853. तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था, गवर्नर थे जो बंगाल के, उनको अब अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और वहाँ के गवर्नर थे वो अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. और इसी के साथ हमें सुप्रीम कोर्ट मिला इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ इन ईयर 1774. और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई फोर्ट विलियम, कलकत्ता. और इसमें जो कंपोजिशन था इसका, इसमें देयर वाज 4 जजेस. वन वाज सीनियर एंड अदर 3 वाज जूनियर जजेस टू असिस्ट दिस सीनियर जज. उसके बाद हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इसमें क्या था, एक्चुअली जो द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था, शुभ नाम था उनका सर विलियम पिट द यंगर. तो उनके टाइम पे ये एक्ट पास हुआ, तो इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट. तो उसमें क्या था, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी सीओडी, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, एब्रिवेशन कर लेते हैं उसका सीओडी. तो उसको डायरेक्ट किया गया, आप केवल कमर्शियल अफेयर्स ही देखेंगे आज के बाद से कंपनी के. और एक नई बॉडी बनाई गई जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया आप कंपनी के जितने भी मिलिट्री अफेयर्स हैं, सिविल अफेयर्स हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन सबको आप ही सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. और उनकी एक रिपोर्ट आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे और देते रहेंगे टाइम टू टाइम. तो अब क्या था, ये जो सीओडी थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. फिर आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक बार फिर अपग्रेड कर दिया. और इस अपग्रेडेशन में ये क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, एनी गेसेस? चलिए मैं बताता हूँ. सर विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद क्या होता है, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसको कंट्रोल में दिया गया था 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या करा, इनसे इनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली कि अब आप कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी लॉ नहीं बना पाएंगे. जो सब कुछ होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इंडिया में आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कमर्शियल इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आई थी, अब वो कमर्शियल ना रह के टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई. नाउ दे आर रेडी टू रूल. इसके बाद हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हमने क्या देखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बाद में चलकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से फेमस रही. और इन द वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 1854
लॉर्ड मैकॉले कमेटी एस्टैब्लिश हुई, लॉर्ड मैकॉले कमेटी एस्टैब्लिश हुई और इंडिया को इंडियन सिविल सर्विसेज दी गई। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आके हमारा कंपनी रूल खत्म हो जाता है। हमने 4 एक्ट करे थे, रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पे आके हमारा कंपनी रूल फिनिश। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है द क्राउन रूल 1858 टू 1947, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो द क्राउन रूल ऑफ 1858 to 1947. So the British Raj refers to the period of British rule on the Indian subcontinent between 1858 to 1947. यहाँ पे एंड लिख दिया, दिस इज माई मिस्टेक, सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तो ब्रिटिश राज बोलते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे 1858 से लेकर 1947 तक, उसको ब्रिटिश राज बोलते हैं। So the system of governance was instituted in 1858 when the rule of ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर टू द क्राउन। तो 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना महत्व नहीं रहा, लेकिन हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रूल किया इंडिया में वाया ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे कंट्रोल में थी ब्रिटिश एम्पायर के। एंड द क्वीन विक्टोरिया वो इन 1876 वॉज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को भारत की रानी घोषित कर दिया। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और वो क्या बात कर रही है नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रीजन फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो एक बार इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं हम, क्या कारण रहे थे जो 1858 के एक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो द एक्ट वाज ट्रिगर्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, जनरली नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी। तो 1857 की जब सिपाही म्यूटिनी, जब सिपाहियों ने बगावत की थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो उसमें एक नाम उभर के आता है मंगल पांडे। तो कारण, पहला कारण क्या था, प्रमुख कारण क्या था, 1857 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक सिपाही म्यूटिनी हुई थी, बगावत की गई थी, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये मेन रीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने का, 1857 की क्रांति। उसके बाद सेकंड पॉइंट, there was a widespread resentment against the company in Britain as the policies of the company were blamed for the revolt। तो एक बहुत मतलब अनरेस्ट बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन में, और जो कंपनी की पॉलिसीज थी उनको ब्लेम दिया गया, कंपनी को ब्लेम दिया गया कि कंपनी की पॉलिसीज की वजह से, इनके आपसी झगड़ों की वजह से, और जो कंपनी में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म फैला हुआ है उसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। तो कंपनी से लोग संतुष्ट नहीं थे, मतलब एक तरीके का रिसेंटमेंट था कंपनी के खिलाफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना पड़ा। तो लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट वाज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इस एक्ट का टाइटल था एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट था भारत में सुशासन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, और इसका नाम भी यही था, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द लास्ट पॉइंट, दिस एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। तो इस एक्ट से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स थी और जो उनकी संपत्ति थी यहाँ पर, सारी की सारी ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन को। अब ब्रिटिश जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने सब कुछ ले लिया था, पावर्स कंपनी की, और अब वो इंडिया में रूल करने वाले थे। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर। तो इस एक्ट के मेन अट्रैक्शन क्या थे, क्या प्रोविजंस थे उसके, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। तो जितनी भी इंडियन टेरिटरीज थी अब वो ब्रिटिश क्वीन के नाम पर ब्रिटेन उन पर शासन करने वाला था, इन द नेम ऑफ क्वीन।
महारानी के नाम पर। सो let's move to the next point, that is it changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. Viceroy was the direct representative of British Crown of India. तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार फिर याद कर लेते हैं, पार्ट 1 में हमने क्या किया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया था, जो गवर्नर थे बंगाल के उनको अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपग्रेड किया एक बार और उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपग्रेड करके डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। और वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन के वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करते थे। सो ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। सो द लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो योर आंसर विल बी लॉर्ड कैनिंग। It ended the system of double government by abolishing the board of control and the court of directors. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिट्स इंडिया एक्ट में, एक्चुअली जब हम लिंक करके चलते हैं ना तो हमें याद करने में आसानी रहती है। तो वैसे तो हम इस पॉइंट को पढ़ के आगे चल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको लिंक कर लें तो दैट विल बी गुड फॉर अस। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज ऑलरेडी देयर, गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने एक और गवर्निंग बॉडी बनाई, दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके की डबल गवर्नमेंट उस समय बन गई थी। तो इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था इसको खत्म किया। कैसे खत्म किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबोलिश कर दिया, इनके ऑफिस को ही खत्म कर दिया। So let's move to the next point. It created a new office, Secretary of State for India, vested with complete authority and control over Indian administration. तो हमारे पास एक नया ऑफिस मिला 1858 में जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसके अंदर इन्होंने पूरी इसको पावर्स दी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 100% कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था। एंड वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एनी गेसेस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स? कई बार आप में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे भविष्य में जाके कुछ, या जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो योर आंसर विल बी लॉर्ड स्टैनले। Lord Stanley was the first Secretary of State. Now the last point of this slide, Secretary of State was a member of the British Cabinet, मतलब जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। इसका मतलब ये होता है जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसका, जैसे इंडियन पार्लियामेंट का कोई एमपी है तो वैसे ही ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, एंड वाज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो इनकी जवाबदेही और उत्तरदायित्व था वो केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए था और किसी को ये जवाबदेह नहीं थे, ना इनसे कोई और कुछ भी पूछ सकता था। जो भी इनसे कोई पूछने का अधिकार रखता था वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये जिसको जवाब देने का अधिकार रखते थे वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे, इनको अपॉइंट किया। तो अब आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया इंडिया में। कैसे किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसको तो ख़त्म कर दिया, हालांकि वो उन्होंने ही बनाया था। इन प्रीवियस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, उसको अबोलिश कर दिया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाने से पहले कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो पहले से ही मौजूद थे, उसको भी ख़त्म कर दिया
अब सारा का सारा इन्होंने अपना एक बंदा भेजा, उसको एक पोस्ट दी, डेजिग्नेशन दिया इंडिया में, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और सारा कंप्लीट जितना भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस में उन्होंने उसको दी। अब डायरेक्ट कंट्रोल में था पूरा इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसलिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको अपॉइंट किया था, इसलिए ही वॉज रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो इट एस्टेब्लिश ए 15 member काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल वॉज एडवाइजरी बॉडी। एक 15 लोगों की काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिली, ताकि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कामकाज में हाथ बटा सकें, उसकी हेल्प कर सकें, उसको असिस्ट कर सकें। बट दिस काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी। सो माय डियर फ्रेंड, एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, मतलब वो उसको केवल सलाह दे सकते थे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी एडवाइस माने या ना माने, दैट वाज अप टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी। नाउ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब इस काउंसिल का चेयरमैन था, जो एडवाइजरी 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, उसका जो चेयरमैन थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कितना पावरफुल ये डेजिग्नेशन रहा होगा, कितनी पावरफुल ये पोस्ट रही होगी कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही जवाब देंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और जो काउंसिल उनको मिली थी 15 मेंबर्स की, दैट वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और उस काउंसिल के भी चेयरमैन वो खुद थे। So it constituted Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। कहने का मतलब ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी उसके ऊपर कोई भी मुकदमा कर सकता था, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, और उस सेक्रेटरी और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी वो भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती थी, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, मतलब इसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस फाइल कर सकता था अगर कुछ ऐसी कोई बात होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन सिविल सर्विसेज वाज क्रिएटेड। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत हुई। सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर टू द क्राउन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंटायर मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्यूरोक्रेटिक। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी एंटायर मशीनरी थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द लास्ट एम्प्लॉय इन द एडमिनिस्ट्रेशन, द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेटिक थी इन नेचर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या था। तो सर सैयद अहमद खान एडवाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्लूड द इंडियन पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री सो दैट द पीपल्स मिसट्रस्ट एंड फियर कुड बी मिनिमाइज्ड। तो अब ये सर सैयद अहमद खान साहब कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान का पूरा नाम था सैयद अहमद तकवी खान बहादुर। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। सैयद अहमद तकवी खान बहादुर एक इस्लामिक रिफॉर्मर थे, प्रैग्मेटिस्ट थे, फिलोसफर थे, और बेसिकली इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था अपनी जवानी के दिनों में, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए थे फॉर द पेटी मैटर्स, छोटे मोटे मामलों के लिए, छोटे मोटे सिविल मैटर्स के लिए और छोटे मोटे क्रिमिनल मैटर्स के लिए, उसमें ये जनाब जज भी रह चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। मैं लिख देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो रोड द बुक द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, और इसके बाद जो इसका उर्दू नाम था वो बिल्कुल ऐसा था, असबाब बगावत
ए हिंद, वो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, असबाब ए बगावत ए हिंद, कि क्या असबाब थे हिंदुस्तान में जो बगावत हुई, उसके कारण क्या थे, द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। तो ये बेसिकली मतलब सर सैयद अहमद खान वाज लाइक, मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, जब मैंने सर्च किया पढ़ा सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो ये पढ़े लिखे थे, मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। तो ये जो इनका पूरा का पूरा फोकस था ये था कि कैसे मुसलमानों को डेवलप किया जाए, कैसे उनको एजुकेशन की तरफ लिया जाए, कैसे वो प्रोग्रेस करें, एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए। इन्होंने जो वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। इसी के लिए इन्होंने 1859 में 1859 में गुलशन स्कूल मुरादाबाद में एक वो एस्टेब्लिश किया। उसके बाद विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम्स इन 1864। आई रिपीट, साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम इन द ईयर 1864। और इसका जो सबसे बड़ा इनका नाम याद रखते हैं लोग वो इसलिए था, इन द ईयर 1875 ही फाउंडेड मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मैं लिख देता हूँ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, एंड इट वाज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन साउदर्न एशिया। तो साउदर्न एशिया की सबसे पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय था ये मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। तो सर सैयद अहमद खान को लोग इसलिए याद रखते हैं, ये बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के एक अच्छे नेता थे, रिफॉर्मर थे, और ये चाहते थे कि मुस्लिम आगे बढ़ें, पढ़े लिखें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो इसके लिए इन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया, स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले और एक यूनिवर्सिटी खोली। तो सर सैयद अहमद खान अब एडवाइस कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो बता रहे हैं उनको, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इसलिए लाया गया था क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सलाह दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के लोग आप में विश्वास रखें, उनका विश्वास आप में पैदा हो और आप लोगों के भी डाउट्स उनके प्रति दूर हों, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब, हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल से एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई है। अब जो जिस फोकस को लेके वो लोग 1600 में ब्रिटेन से चले थे, जो था उनका कि व्यापार करना और मुनाफा कमाना, वो ख़त्म हो चुका है 1858 आते आते, और अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गए। तो सर सैयद अहमद खान ने उनकी नब्ज़ पकड़ी और उनको बताया कि अगर आपको भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उसको मैं आपको, जो भारत के लोग हैं उनको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। और एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पर, सर सैयद अहमद खान को हम इसलिए भी जानते हैं, आपने सुना होगा एक वर्ड, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान टू नेशन थ्योरी को मानने वाले लोगों में से थे। चलिए, तो इन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर आप भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना, भारतीयों पे हुकूमत करना चाह रहे हैं आप, या अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाह रहे हैं, तो आपको भारतीयों को हर हाल में इंक्लूड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि लोगों में आपका डर कम हो और लोगों को विश्वास हो आपके ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ही एडवाइज द गवर्नमेंट टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द लोकल पीपल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू क्रिएट सेंटिमेंट ऑफ लॉयल्टी अमंग देयर सब्जेक्ट्स। जी हाँ, एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि जो लोकल पीपल हैं उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आप सम्मिलित कीजिए, अपने साथ मिलाइए और उनको लेकर चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको जगह दीजिए, और जो आप लॉ बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, बाईलॉज बना रहे हैं, उनमें उनकी भी हिस्सेदारी रखिए। टू क्रिएट अ सेंटीमेंट ऑफ लॉयल्टी, ताकि उनमें एक लॉयल्टी का सेंटीमेंट डेवलप हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, उन सब में, और एक निष्ठा उनमें पैदा हो और वो ईमानदार रहें ब्रिटिश सरकार के प्रति। So the enforcement of Legislative Council Act of 1861 was the first step taken for the constitutional reforms in India. तो भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए हैं उसमें हम कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 उसमें पहला स्टेप था। जितने भी संवैधानिक सुधार भारत में हुए, या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 1861 से भारत में संवैधानिक सुधार होने शुरू हो गए थे। सो इट प्रोवाइडेड, नेक्स्ट पॉइंट,
It provided, in spite of its limited scope, an opportunity to Indian people to safeguard their political interest. जी हाँ, तो इसने एक अपॉर्चुनिटी इंडियन जो नेटिव्स थे, लोकल पीपल थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको बचा सकें। अब उनको बचाया कैसे जाएगा कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया जा रहा है, वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकें और जो वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकें, और वैसा ही लेजिस्लेशन और लॉ इंट्रोड्यूस किया जाए। सो द लास्ट पॉइंट माय डियर लीगल ईगल्स, सर सैयद अहमद खान वाज नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द एक्ट ऑफ 1861। तो इसका इनाम भी दिया गया। सर सैयद अहमद खान वाज नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द एक्ट ऑफ 1861। तो वो एक नॉमिनेट हुआ, उनको मेंबर एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 में उनका नॉमिनेशन हुआ और वो उसके मेंबर बने। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर, तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके मेन प्रोविजन क्या थे? इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इट वाज अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। डिस्कस कर चुके हैं हम इसको डिटेल में पिछली स्लाइड पर। इट दस प्रोवाइड द वाइसरॉय should nominate some Indians as an official member of his expanded council. तो my dear friend, अभी नॉमिनेशन चल रहा है, इलेक्शन नहीं चल रहा है। अभी केवल वाइसरॉय का ही मन है, वो जिसको चाहे उसको नॉमिनेट कर सकता है अपनी एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि भाई फला 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 बंदा है एंड यू विल बी द मेंबर ऑफ माई लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट्स ऑल। सो इन 1862 Viceroy nominated 3 Indians, Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao। अगर मैं इसमें से सर दिनकर राव को छोड़ दूं और राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, तो आप सोच के देखिए, फर्ज कीजिए उस वक्त में चले जाइए और आप एक आम आदमी हैं 1862 के भारत के, जिसका देश गुलाम है, और अभी अभी जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें चुनाव किया गया है 3 लोगों का, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको अच्छा लगेगा कि अब मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली है, क्या 1862 का एक आम आदमी राजा ऑफ बनारस से मिल सकता है, उसको अपनी बात कह सकता है, या महाराजा ऑफ पटियाला से मिल सकता है? और अगर सर दिनकर राव को भी आप देखते हैं तो इनके नाम से पहले सर लगा हुआ है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सर की उपाधि उन्हीं लोगों को देते थे। खैर आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे जो उनके खास रहते थे। तो ठीक है, इन माई पर्सनल व्यू इट वॉज काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप। एक उन्होंने दिया कि चलिए ठीक है, हमने तुम्हारे 3 आदमी ले लिए हैं अपनी काउंसिल में, दैट्स ऑल, खुश करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, it initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and the Madras presidency। तो my dear friend, ये पॉइंट कह रहा है कि it initiated the process of decentralization। सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीकरण करना, एक ही जगह पर एक केंद्र बना दिया, सेंटर बना दिया, इकट्ठा करना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। सो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the legislative power of the Bombay and Madras presidency। तो बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर्स थी वो उनके पास रिस्टोर कर दी गई थी। तो दिस इज द टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताया है, पार्ट 2 में भी बताया है, और पार्ट 3 में जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने वाले थे हम लोग, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो जो बॉम्बे और मैड्रास की प्रेसिडेंसी थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी उनसे कि अब आप लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी कुछ करना है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन हो गया था वो वहाँ पर कि सारी पावर एक ही बंदे के पास, सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी वो उस एक्ट की कि सारी पावर्स को
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया था। उस वक्त बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो उनसे छीन ली गई थी कि अब आप कोई भी लॉ, रूल, बाई लॉज नहीं बना सकते। तो इस एक्ट ने क्या किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी पावर वापस कर दी, लेजिस्लेटिव पावर, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, it reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its peak under the Charter Act of 1833। तो बिल्कुल अभी इसको हमने डिस्कस किया है कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी उनको रिवर्स कर दिया। ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला एक्ट था, और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो 1773 में शुरू हुई बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ पर मुझे रेगुलेटिंग एक्ट का आर बड़ा और ए बड़ा करना था, चलिए मैं आगे ध्यान रखूँगा। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुई थी और अपने पीक पर, चरम पर पहुंच गई थी इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उनको उसने रिवर्स किया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर्स थी वो उसको वापस लौटा दी गई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी शुरू हुई और 1937 आते आते इसने इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य। स्वराज्य, बीजेपी की एक लीडर रही है स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज। तो स्वराज का मतलब होता है खुद से राज करना, किसी का गुलाम ना होना, अपने जो अफेयर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल में इंडिपेंडेंट रहना। तो ये जो टेंडेंसी थी डिसेंट्रलाइजेशन की इस एक्ट की, सो दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी। तो आंतरिक स्वराज्य इसने प्रोविंसेस को प्रोवाइड किया। 1937 आते आते इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे, और अभी पूरी सीरीज है एक्ट्स की। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी हम पढ़ेंगे, फिर पूरी सीरीज है। तो 37 आते आते इंटरनल ऑटोनॉमी इसने जितने भी प्रोविंसेस थे उनको ग्रांट की। तो यहाँ से ये शुरू हुआ। सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन पंजाब, which were established in 1862, 1866 and 1897 respectively। तो जो बॉम्बे, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल। जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल को मिली 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिली 1866 में, और पंजाब को 1897 में। तो मतलब ये जितने भी प्रोविंस थे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, इनको अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली। तो बंगाल आप जानते हैं, पंजाब आप जानते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी। तो लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब पाकिस्तान में है, और इस प्रोविंस का नाम है अब खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा। तो पहले इसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे। बंटवारे के बाद 47 में पाकिस्तान में चला गया था, और आजकल पाकिस्तान में इसको खैबर पख्तूनवा के नाम से हम जानते हैं। तो इट एम्पावर द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। तो वाइसरॉय के पास ये पावर थी, जो उनकी काउंसिल थी उसके लिए वो रूल्स बना सकते थे, कोई भी नियम बना सकते थे, ताकि काउंसिल का कामकाज ढंग से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, और जैसा वो लोग चाह रहे हैं वैसा चलता रहे। उसके लिए वाइसरॉय के पास फुली पावर थी कि वो उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1859। तो 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको उसने रिकॉग्नाइज किया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है बेसिकली? Under this system, a member of Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matter of his department। तो क्या था पोर्टफोलियो सिस्टम? तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था, जो वाइसरॉय काउंसिल का मेंबर था
वो किसी भी एक डिपार्टमेंट का या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था, और वो ऑथराइज होता था टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। काउंसिल के बिहाफ पे वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता था, जो भी मैटर्स रिलेटेड रहे होंगे उसके डिपार्टमेंट से। तो आज के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं आज के कंटेक्स्ट में। जैसे राजनाथ सिंह हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या है? ही इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह है, उनका पोर्टफोलियो क्या है? ही इज़ अ होम मिनिस्टर। और भारतीय प्रधानमंत्री का पोर्टफोलियो ये है कि उनके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट कौन सा एसोसिएट है उनके साथ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर वो लोग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फैसला होता है उसके बिहाफ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फैसले करती हैं उनके डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, तो वो उस फैसले को, उस डिसीजन को अपने डिपार्टमेंट में जाके उसके लिए ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इट ऑल्सो एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज, इंपॉर्टेंट, without the concurrence of legislative council during an emergency. The life of such ordinance was 6 months. तो वॉइस रॉय किसी भी वक्त, मतलब विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई इमरजेंसी का, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी लगी है, कोई आपदा का समय है, तो उस वक्त आपातकाल में वॉइस रॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। ऑर्डिनेंस को हम हिंदी में बोलेंगे अध्यादेश। और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ टाइम था दैट वाज फॉर 6 मंथ ओनली। तो अब थोड़ा सा रिवीजन का समय आ गया, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के साथ। तो भारतीय संविधान में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंसेस एंड गवर्नर कैन ऑल्सो इशू ऑर्डिनेंसेस। तो कुछ आर्टिकल्स याद करने का समय आ गया है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल लीगल्स, काइंडली पे अटेंशन। तो आप में से बहुत लोगों को एज यूजुअल पता होगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्हें ये शक्ति प्रदान करता है कि आप अध्यादेश जारी कर सकें? एनी गेसेस? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 कहता है कि भारतीय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस क्या है? जब लोकसभा या राज्यसभा इज नॉट इन सेशन। हालांकि ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये कोई भी जो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे दैट इज बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब भारत के राष्ट्रपति को ये सलाह देंगी कि आप एक ऑर्डिनेंस इशू कीजिए, तो ही वो इसको इशू करेंगे। और ये ऑर्डिनेंस कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं गवर्नर पे। सो गवर्नर जो स्टेट में होते हैं गवर्नर, तो गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है जी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है स्टेट में, तो वो सेंटर का एजेंट है। उसके पास भी पावर्स हैं डिट्टो सिमिलर, लगभग हर मामले में। 2-4 को अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में करेंगे। तो गवर्नर के पास भी लगभग सेम सी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसी, बट एट द लेवल ऑफ स्टेट। तो स्टेट में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो स्टेट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज़ फॉर इंडिया। लेकिन जब हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे स्टेट की, दैट इज़ अ पर्टिकुलर स्टेट, यूपी, बिहार, बंगाल, जो भी है। तो गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर को कौन सा आर्टिकल ने, ये कौन सा अनुच्छेद ने शक्ति दी है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें? तो माय डियर फ्रेंड, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट 123 में है और गवर्नर 213 में है। तो ये बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 213, और गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बैग ऑफ बोरोइंग्स बोलते हैं। बैग ऑफ बोरोइंग्स उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इट्स अ मोस्ट वंडरफुल डॉक्यूमेंट ऑन दिस प्लेनेट, ट्रस्ट मी। और
यूएस से कुछ लिया गया था, इंग्लैंड से कुछ प्रोविज़न लिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत बड़ा हिस्सा उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहाँ से लिए गए थे, एफआर कहाँ से लिया गया था, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंबर वर हैविंग द सैंक्शनिंग पावर टू सर्टेन मैटर्स, तो कुछ मैटर्स पे जो गवर्नमेंट जो वाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनके पास सैंक्शनिंग पावर थी, लेकिन कुछ ही मामलों को लेकर। और द लास्ट पॉइंट, वेटोइंग द बिल्स, रिजर्वेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द क्राउन, तो वो जो क्राउन के कंसिडरेशन के लिए कुछ बिल रिजर्व रखे जाते थे। अब यहाँ भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसको हम करेंगे कंसिडरेशन ऑफ द क्राउन, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी बिल को रख सकते हैं अगर उनके पास। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसमें आपको बताया कि गवर्नर के केस में भी यही ऑर्डिनेंस इशू करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट उनको एडवाइस करेगा कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर दीजिए, तब ही वो इसको इशू कर पाएंगे। गवर्नर की भी ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, तो उसमें कुछ 2-3 पॉइंट रह जाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, वेटोइंग द बिल्स, रिजर्वेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ क्राउन, तो जो काउंसिल थी वीटो कर सकती है कुछ बिल पर जिनको कंसिडरेशन के लिए रखा गया है, क्राउन के कंसिडरेशन के लिए। इसका मतलब है कुछ बिल तैयार हुए हैं, बिल का मतलब है कोई एक्ट बनने वाला है, उससे पहले उसका जो बिल बनता है, तो ड्राफ्ट बनता है, उसको रखा गया है कंसिडरेशन के लिए कि क्राउन के पास भेजा जाएगा, इंग्लैंड भेजा जाएगा, वो उस पर कंसिडर करेंगे कि इसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तब जाके वो एक्ट बनेगा। तो ऐसे जैसे गवर्नर भी कुछ बिल्स को रख लेता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कि प्रेसिडेंट से हम परमिशन लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, दिस इज, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्या प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, और खूब भर भर के कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो बुरा बताइए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, रिफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। आप अपने सजेशंस दीजिए। और इन एनी केस, अच्छा, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ, और बहुत जल्दी मैं एक लीगल जीके शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पे। और इंस्टाग्राम पे वंस अगेन द लॉजिकल स्टडीज़ फॉलो कीजिए, और नोटिफिकेशन कुछ हो तो डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज, और जीमेल पे thelogical@gmail.com। इन केस आपको ज़रूरत है नोट्स की या पीडीएफ की, तो आप निसंकोच बताइए और आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो दैट्स फॉर टुडे, दिस इज़ योर फ्रेंड लक्ष्य चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। So my dear friends, take care, bye bye, see you soon with a new video. Thanks a lot.